अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। टकर के 5 क्वेश्चन इसकी करते हैं प्रैक्टिस। हैं जी। उसके अलावा मैंने कल ट्रिपल ए मॉडल के 2 सवाल गए थे पढ़ने के लिए। दो थे यार। एक इलस्ट्रेशन 1 थी और एक स्प्रिंग 25 था। स्प्रिंग 25 उसी की कॉपी था, आंसर भी उसी की कॉपी था। ये आईकैप की बुक में एग्जांपल थी और सवाल वाले ने वहीं से देख के लगता है बनाया हुआ था और आंसर भी वैसा से कॉपी किया हुआ था। नहीं यार, इलस्ट्रेशन 1 की ना अंग्रेजी बहुत अजीब है और ये आपको मुश्किल लगेगी अंग्रेजी। इलस्ट्रेशन 1 को किसी ने लिफ्ट कराई है कि नहीं कराई? कराई है लिफ्ट? नहीं कराई लिफ्ट। किस किसने पढ़ी इलस्ट्रेशन 1? सच्ची सच्ची चले ठीक, बाकी कर रहे होंगे कुछ और जिंदगी में। चले फिर मैं ये टक्कर की पहले प्रैक्टिस कराता हूं, फिर ये इलस्ट्रेशन 1 भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप आइए पहले इलस्ट्रेशन 5 पे। जी इलस्ट्रेशन 5 टक्कर की कर रहे हैं प्रैक्टिस। अर्बन होटल लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ लें। मुंह नीचे करके बैठने की एक्टिंग ना करें, पढ़ लें। क्या पढ़ना है? वेरी गुड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 5।
हाँ जी, पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया। अच्छा, इस पेस्टल की तरह ना इसमें भी जो आंसर करने का तरीका है, ये कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन 5। अब बोर्ड पे तो नहीं लिख रहा, वैसे बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं। इसमें भी ना आंसर करने का तरीका यह है कि जो 5 सवाल हैं वो 5 हेडिंग्स हैं, और जरूरी नहीं कि आप वो 5 हेडिंग्स इकट्ठे दें और यहां फिट करने की कोशिश करें, एक एक करके हेडिंग दें। हेडिंग्स क्या क्या है? प्रॉफिटेबल है, लीगल है, राइट, फेयर। पहले फेयर है वैसे, फेयर, राइट, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में मैंने आपको बताया था कि दोनों एंगल हैं। किसी सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने एनवायरमेंटल पे बात की होती है, किसी में सस्टेनेबल पे बात की होती है, दोनों ठीक है। प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, और प्रॉफिटेबल में देखने हैं पैसे कि बिजनेस को फायदा नहीं, सॉरी, डिसीजन मेकर को फायदा है कि नहीं। मेनली डिसीजन मेकर की बात हो रही है, बाकी जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है, लेकिन मेनली डिसीजन मेकर के लिए। लीगल के लीगल है कि नहीं। फेयर और राइट में फर्क। फेयर बाकियों के हिसाब से कि उनके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही, और राइट कि दिल को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, और इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबल माहौल के हिसाब से भी देखना है, और ये भी देखना है कि सस्टेनेबल है या नहीं। तो इसमें ना उसने कहा कि जो सीईओ के डिसीजन हैं उन पे टकर का जो मॉडल है वो अप्लाई करना है। इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि 5 सवाल है ना, तो वो 5 हेडिंग्स हैं, तो एक एक करके हेडिंग देके उसमें जो 2-3 बुलेट पॉइंट्स सवाल में बनते हैं वो लिखने हैं। सबसे पहली हेडिंग आ गई, इज इट प्रॉफिटेबल? है जी, सीक्वेंस नहीं, इतना मसला नहीं है कि आप तीसरे को और चौथे को ऊपर नीचे कर दें, कोई बात नहीं, 5 पूरे होने चाहिए। डिसीजन है किसके जिसपे हम टकर मॉडल लगा रहे हैं? है क्या डिसीजन? सीईओ साहब ने डिसाइड किया क्या है? उन्होंने तो बहुत सारी बातें कर दी हैं। अच्छा, पहले तो मैं पहले तो ये सोचा ही नहीं कि आपको इंग्लिश में हो सकता है समझ ही ना आई हो। मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ, इंग्लिश भी हो सकता है ना समझ आई हो। सॉरी जी, मैं पहले अंग्रेजी तो समझा दूं। अंग्रेजी ये है कि होटल में ना स्टैंडर्ड रूम्स हैं। स्टैंडर्ड रूम मतलब आप समझे एक रूम है, और सूट होता है, आप समझ लीजिए कि 2 रूम्स हैं और उनके दरमियान में कोई अलग से एक लाउंज टाइप किचन, थोड़ा बहुत 2-3 रूम्स का कॉम्बिनेशन होता है, 2 रूम्स होते हैं ज्यादातर। तो इस होटल में पहले स्टैंडर्ड रूम्स थे जो इनकी सेल होती है। इन्होंने ना नए सूट्स बनाए हैं, 2-3 कमरों का कॉम्बिनेशन फैमिलीज के लिए, और उसके लिए रेट रखा था 36,000 पर नाइट, लेकिन ये सेल ही नहीं हो रहे थे। न्यू रूम्स आर रेयरली बुक्ड। तो सीईओ साहब को लगा कि ये तो हमने कमरे बना के अपने ऊपर बोझ डाल दिए, ये तो सेल ही नहीं हो रही। तो उन्होंने ना फिर एक स्कीम निकाली कि इसका हम रेट 36 की बजाय 18 कर रहे हैं। ये सीईओ साहब ने ऐलान कर दिया। गलती ये हुई कि 3 दिन ये 28,000 कह के सेल होता रहा और 118 कस्टमर्स आ भी गए। 3 दिन के बाद ये गलती पता चली। अब गलती पता चली है तो सीईओ साहब ने उसके लिए 4 फैसले किए हैं। पहला फैसला यह है कि एक तो रिसेप्शन के ऊपर स्टैंडीज लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे जहां पर ये रेट लिखा नजर आ रहा होगा, 36 काट के 18, डेट नहीं लिखी होगी। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी में बताएं कोई एतराज? अच्छा, ये जो मैंने पहले कहानी सुनाई है, ये 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पढ़ के कोई बताएं, पूछना है तो। हाँ जी, पहले पैराग्राफ में कोई सवाल? पॉइंट नंबर 1 के डिसीजन में कोई कंफ्यूजन? पॉइंट बी उन्होंने कहा है कि अब ये जो 118 लोग आ गए, इनमें से जब उनको ये बोर्ड लगा नजर आएगा तो वो एतराज भी करेंगे। तो उनको ना एक तो हम ये नहीं बताएंगे कि एरर है, ये खैर डी में लिखा हुआ है कि ये नहीं बताना कि हमसे गलती हुई है। हम जब उन 118 लोगों के बिल बनाएंगे तो उसी में ही उनको 28 की जगह 18 कर देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट बी और सी मिला के अगर बात करूं तो ये जो 118 हैं, इनमें से 70 लोग जा चुके, जो 48 हैं वो अभी भी मौजूद हैं।
तो उनका हम बिल 18 के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, जो 70 लोग गए वो गए। ये बी और सी की अंग्रेजी से मतलब निकल रहा है। तो इसमें जो डिसीजन है जिसके बारे में प्रॉफिटेबल होना ना होना, ये चारों के चारों हैं। फिर इन चारों डिसीजंस के ऊपर बात करनी है टकर के मॉडल लगाकर। बी और सी पे। ए और डी तो इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब ए में तो वो कह रहा है पोस्टर लगा दो, तो लगा दे, इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? नहीं नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं कि आप ये पोस्टर लगा दें, डेट इस पे ना लिखें, पोस्टर लगा दें। तो अब ना इसमें कोई लीगल मसला है, मतलब इसमें कोई इथिकल इशू नहीं है। नहीं, डेट ना लिख के हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे उन लोगों से। नहीं, वो जो सच बोलने वाला या मसला है ना, वो सी में आके इफेक्ट करेगा। जो पार्ट ए है, जो डिसीजन ए है जिसमें हमने पोस्टर लगाना है, तो ठीक है, हमारा अपना था, ऐलान हमने कर दिया। जो आके रेट पूछेगा उसको पोस्टर लगा नजर आएगा विद इफेक्ट फ्रॉम, जब पोस्टर लगा हुआ है और कस्टमर आके वो रूम बुक कर रहा है तो पोस्टर लगा हुआ है, सामने रेट लिस्ट लगी नजर आ रही है, वो थोड़ी पूछेगा किस दिन से एप्लीकेबल है। तो इसलिए डेट ना लिखना, देखें डेट ना लिखने से मसला क्या है, इन लोगों का ही मसला है ना। ये बहस करेंगे और हम इनको जवाब दे सकते हैं नहीं जी उसकी इफेक्टिव डेट कुछ और थी, इनके साथ बहस है। वरना जो कस्टमर आ रहा है वो पोस्टर लगा देख रहा है कि रेट 18,000 है, वो ये क्यों पूछेगा कि इसकी इफेक्टिव डेट क्या है? तो जो डिसीजन ए है वो भी कोई इशू नहीं है, और जो डिसीजन डी है वो तो समझदारी वाली बात है। उनको क्यों बताएं कि हमसे गलती हो गई थी? इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो नहीं है। तो ए और डी कोई इशू नहीं है, बी और सी इशू है। बी में क्या हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी पैसे दे चुके उनके बिल एडजस्ट कर लें, और सी में क्या हो रहा है, जो चले गए उनको घर जाके पैसे नहीं दे के आने। अब इन दोनों डिसीजंस की बात हो रही है। तो प्रॉफिटेबल जी, बी एग्जिस्टिंग लोगों के बिल एडजस्ट करने हैं, प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में नहीं है, लॉन्ग टर्म में है। शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं है? पैसे वापस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्यों है? क्योंकि रेपुटेशन अच्छी होगी कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। और सी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, क्योंकि पता तो लोगों को चली जाना है कहीं ना कहीं से। तो बी और सी में से जो बी है वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में है, और सी इसका उलट है। इस पे एतराज। अगला सवाल, लीगल। हाँ जी, लॉ माशाल्लाह आपका पास है, आप बड़े अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो ये रेट कम करना इंटरनली, और इन 118 लोगों को गलती से 28,000 बता देना और पिछले पैसे वापस ना करना, ये इलीगल है। क्या कम्युनिकेट नहीं किया था? इलीगल नहीं है भाई, इलीगल नहीं है। जब उनको 28,000 का रेट बता रहे हैं और वो खुशी खुशी खरीद रहे हैं, तो फिर इसमें इलीगल क्या है? ये तो हमारा इंटरनल मसला था कि उनको रेट 18 क्यों नहीं बताया, 28 बताया। अगर वो 28 में भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रही है तो बस लीगल है। तो डिसीजन बी, हम पुराने लोगों को पैसे वापस करना चाह रहे हैं, ये तो हमारी मेहरबानी है, एहसान है हमारा। लीगली बाउंड तो नहीं हम पैसे वापस करने में। क्यों नहीं है बाउंड? क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस 28 पे है, तो हमारा ये एक्शन इलीगल नहीं है, लीगल है। क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं? सही है ना, लीगल है। तीसरा सवाल, फेयर। फेयर में हमने क्या बात करनी होती है? दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही, तो किन के साथ हो रही है? इन लोगों के साथ। इन लोगों के लिए फेयर है, इनके साथ फेयर नहीं है। चौथा सवाल, राइट। दिल को क्या लग रहा है? देखें, इसमें ना एक टिप ही है कि जब किसी के साथ फेयर नहीं हो रहा होगा तो फिर दिल को सही नहीं लग रहा होगा। तो इसलिए राइट भी नहीं है कि उन लोगों को हम नहीं बता रहे, तो ये राइट नहीं है। और सस्टेनेबल,
आलोक आईकेप ने इसके सोल्यूशन में ये कहा हुआ है कि इसमें एनवायरमेंटल कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें सस्टेनेबल वाली बात भी आनी चाहिए। तो हमारी ये हरकत, अच्छा सस्टेनेबल का भी इतना इशू नहीं है क्योंकि हमारी ये चीज को लॉन्ग टर्म थोड़ी चलने वाली है। ये तो बस एक वक्ती मसला था, उस मसले को हल करना था। ये अगर बुरा मान भी जाएंगे तो वो बात हम प्रॉफिटेबल में कर चुके, तो इसलिए इसके सस्टेनेबल वाले सवाल के आंसर में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई इशू नहीं है। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन पढ़ लें, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 का सोल्यूशन पढ़ लीजिए। जी, सेल नहीं हो रही थी। हाँ, ये तो सीईओ साहब की मर्जी है ना कि जब 18 पे 28 पे भी रूम चल रहे हैं तो फिर 18 क्यों करें। स्टाफ की गलती है ना कि जो सेल्स पे लोग, जो काउंटर पे लोग मौजूद थे, उनका एरर है ये। रिपोर्ट का मतलब यही होता है ना कि अंग्रेजी लिखें। नहीं, वो कह रहा है कि सीईओ के जो डिसीजंस हैं उसमें टकर मॉडल लगाते हुए आपकी क्या रिकमेंडेशन है। तो हम यही कह रहे हैं ना कि नहीं ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लीगल नहीं है, तो हम ये रिकमेंडेशन ही तो दे रहे हैं यूजिंग टकर्स मॉडल। हाँ तो यही है ना, यूजिंग टकर मॉडल। आप बताएं क्या करना है। जी, इस सवाल में कहीं है नहीं ना ऐसी बात, यानी हमने तो सिनेरियो के हिसाब से जवाब देना है। सिनेरियो में कि एम्प्लॉइज की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं है ना कि हम उनकी तनख्वाह काटने लगे हैं, उनको कोड़े मारने लगे हैं, पहाड़ से फेंकने लगे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो सिनेरियो में जब एम्प्लॉइज का कोई जिक्र हुआ नहीं तो फिर जी जी बिल्कुल। अच्छा ये सॉरी एक चीज मिस हो गई, हमने ना अगर सिर्फ ये कहा होता कि ये टकर का मॉडल अप्लाई कर दें, अगर सिर्फ इतनी सी बात की होती तो हमने ना इन 5 सवालों का जवाब दे देना है। लेकिन सवाल में वो कह रहा है क्या जी, योर रिकमेंडेशन। तो वैसे तो सोल्यूशन में बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि एंड पे एक कंक्लूजन भी होना चाहिए कि ज्यादा, चूंकि 5 सवालों में से ज्यादा का आंसर नेगेटिव में आ रहा है कि कम का नेगेटिव में आ रहा है। प्रॉफिटेबल भी मसला है, लॉन्ग टर्म में फेयर में भी मसला है, राइट में भी मसला है। तो इसलिए सीईओ साहब को इस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। तो अगर सवाल में सिर्फ ये कहा होता ना कि टकर मॉडल अप्लाई करते हैं तो बस ये 5 हेडिंग्स में जवाब है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि रिकमेंड कर दें, एडवाइस कर दें, तो मेरी नसीहत यह है कि एंड पर आखिर में एक पैराग्राफ भी ले आए जो कंक्लूसिव हो। चलिए अगला करते हैं, आप इसको पढ़ लें जल्दी से, फिर अगला सवाल करते हैं। ग्रेचुइटस का मतलब ये कि हम एहसान कर रहे हैं दूसरे पे, बस हम अच्छा अखलाक दिखा रहे हैं, वरना हम लीगली बाउंड नहीं है। यही बता रहा था ना कि 28,000 का रेट जब उन लोगों को बताया और उन्होंने इसके ऊपर ही रूम बुक कर लिया, तो उसमें धोखा थोड़ी है उनके साथ कोई। 28 ऑफर हुई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो लीगली सब सही है। आगे हाँ, अच्छा चलिए मैं आपको अंग्रेजी से रिलेट करता हूं। Does not follow the fundamental principle of offer and acceptance
ये जो पैसे वापस करना है ये किसी लीगल दायरा में आ रहा है ये बात, क्योंकि कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि अगर कोई गलती हुई तो पैसे वापस करेंगे या इतना रिफंड आपको देंगे। तो ये वो जो, अच्छा अगला सेंटेंस ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाली बात पूरी हो रही है तो लीगल है। इसी स्टाइल को उसने बस ऊपर डज नॉट फॉलो करके लिखा हुआ। पहले वाले पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि ये लीगल इशू ही नहीं है, क्योंकि हमारा उनको पैसे वापस करना हमारा एहसान है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। लीगली ये हमारा एक एहसान है, लीगली इज लीगली अ ग्रेचुइटस एक्ट, कि हमारा लीगली एक एहसान है, क्योंकि ये कोई ऑफर कॉन्ट्रैक्ट का इशू ही नहीं था। पढ़ लें भाई तो फिर अगले सवाल पे चलें। पढ़ लिया है जी? चलें अब आप पढ़िएगा ऑटम 24, ऑटम 24 वो भी करते हैं डिस्कस। Allianz launched a business. जी पढ़ लें तो मैं फिर समझाऊं जी। इस पूरे कहानी में से ये प्री लव्ड आइटम नहीं समझ आ रही तो कहानी समझ नहीं आ रही। जी सिनेरियो समझ आया कि नहीं? इशू क्या है इसमें? हम धोखे दे रहे हैं अपने वर्कर्स को। हम लोग ये आलियान ने वर्कर्स हायर किए थे और चूंकि गांव से लोग उठाए थे तो उनको पता नहीं था ज्यादा, तो उनको कह के ये लाया कि तुम्हें हम रहने की जगह देंगे और खाना पीना देंगे और पैसे जो हैं वो थोड़े देंगे उसको, और इसके लिए उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया। प्री लव्ड आइटम्स होती हैं सेकेंड हैंड चीजें। तो ये एक पहले पैराग्राफ में ये इशू है कि उनको थोड़े पैसों पे लाए हैं और रहना और खाना पीना भी कहा है, लेकिन एग्रीमेंट कुछ नहीं किया। और जो पैसे हैं वो इसलिए मान गए वो लोग क्योंकि उनको पता नहीं था। 3 साल गुजर गए,
फिर किसी एनजीओ में कोई इन वर्कर्स का रिश्तेदार काम करता था, उसने उनको बताया भाई ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये तो तुम्हें पैसे ही नहीं दे रहे ये लोग। और अब जो है वो कोर्ट कचहरी में जाने लगे। तो आलियान के लॉयर ने उसको मशवरा दिया है कि बैक डेट में डॉक्यूमेंट्स बनाओ और उसके अंदर ये लिखो कि हम तुम्हें इतनी तनख्वाह दे रहे हैं जिसमें से इतना कैश और इतना खाना और इतना रहने को मिलेगा, यानी वो जो खाना पीना है वो भी तनख्वाह का हिस्सा बना लो, और ताकि टोटल अमाउंट जो है ना वो मिनिमम लॉ वेज लॉ से टैली कर जाए। इसके अलावा इस सिनेरियो में बताएं कोई एतराज। अब उसमें आपसे पूछा है कि टकर मॉडल लगाएं, और अगर फुल स्टॉप लग जाता तो बस 5 क्वेश्चंस का आंसर, एंड रिकमेंड तो फिर आखिर में एक पैराग्राफ भी लिखना है। ऑटम 24। हाँ जी, प्रॉफिटेबल। इस वक्त इशू क्या है, डिसीजन क्या है जो हम टकर मॉडल लगा रहे हैं? ज्यादा वेजेस देने की नहीं देनी? नहीं यार, डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के नहीं करने, ये बात हो रही है। क्लियर तो पता चल रहा है इस वक्त इशू क्या है। ये तो नहीं है कि ज्यादा पैसे देने के नहीं देने। लॉयर ने क्या कहा है? डॉक्यूमेंट्स चेंज करो बैक डेट में, ये मसला हो रहा है इस वक्त। अच्छा, ये तो मसला ही समझ नहीं आया। फिर मसला ये है कि बैक डेट में डॉक्यूमेंट्स डालें, ताकि डॉक्यूमेंट्स बनाएं ताकि ये शोर खत्म हो उनका। प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म में है क्योंकि अभी बचत हो जाएगी, जो पैसे 3 साल में दे दिए वो गुजारा चल जाएगा। लॉन्ग टर्म में नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं है? कि वो वर्कर्स भी छोड़ेंगे और नाम भी खराब होगा और आइंदा कोई आएगा भी नहीं ऐसे। ये हो गया प्रॉफिटेबल। लीगल क्या लीगल क्या इशू डिस्कस हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स चेंज करना बैक डेट में है, ये इलीगल है। बैक डेट में डॉक्यूमेंट्स बनाना ये इलीगल है, तो लीगल का आंसर भी नो हो गया। फेयर बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन वर्कर्स को एक तो पैसे ही थोड़े दे रहे थे और ऊपर से अब कागज जाली बनाकर उनका कोर्ट का रास्ता भी बंद कर रहे हैं। और राइट भी नहीं है, एथिकली भी गलत है, सस्टेनेबल भी नहीं है क्योंकि इनसे तो दाव लग गया, आइंदा नहीं चलेगा ये दाव। तो रिकमेंडेशन कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जल्दी से पढ़ लें सोल्यूशन जी। वो ये लॉयर ये कह रहा है कि अभी बना लो एग्रीमेंट, डेट 3 साल पुरानी डाल लेना ताकि वो कोर्ट में जाएं तो हम दिखाएं कि देखो इनके एग्रीमेंट मौजूद थे। वो क्या? हाँ अच्छा, देखें इसमें ना अगर लॉयर ये बात कर रहा है कि एग्रीमेंट बना लो तो इसका मतलब है वो साबित कर सकते होंगे ना। हो सकता है जो पैसे दिए देते हो उस पे उनसे क्यों अंगूठे लगवाते हो, वो साबित करें कि देख लें, अदालत कहेगी जाओ अपना रजिस्टर लेके आओ। ये तो नहीं हो सकता कि जबानी जबानी पैसे देते हो। मजदूरों को जो पैसे दे रहे होते होंगे उसमें उनके अंगूठे लगवाते होंगे, तो होगा कोई रजिस्टर जिसमें हिसाब रखा होगा कितने पैसे दे रहे हैं। तो लॉयर ये कह रहा है कि खाने को भी इसमें इंक्लूड करवा लो। सोल्यूशन पढ़ लें। गलत बात नहीं कर रहा, तो उनसे ऐसी बात ही नहीं की थी ना। नहीं देखें, अगर उन मजदूरों को पता होता कि खाना हमारी तनख्वाह में से कट रहा है तो खाना ना खाते ना। मेरे आर्टिकल्स के ना शुरू के दौर में एक असाइनमेंट पे गया मैं, तो मैंने तो बड़े बूढ़ों से ये सुना था कि खाने मिलते हैं। तो मैं वहां चला गया, तो अब वो लंच ब्रेक में पीएन आया कि सर आपके लिए खाना मंगवाना है। मैंने कहा हाँ, वो फलाना बर्गर ले आओ। कहते सर पैसे? मैंने कहा पैसे? कहते जी वो आपको खुद ही देने हैं। मैंने कहा अच्छा फिर रहने दो, नान चने ला दो। तो इसलिए वर्कर्स को अगर ये शुरू में तय किया होता कि पैसे देने हैं या खाना खाना है तो वो कहते जी पैसे दे दें। वो तो समझ रहे थे हमें ये रिश्तेदार है, जानने वाला है, तो वो हमें खाना खिला रहा है। तो इसलिए लॉयर कह रहा है कि उस खाने खिलाने को सैलरी में कवर करवा लो।
सोल्यूशन पढ़ लें जल्दी से। नहीं नहीं, एक ही बात है। एग्जामिनर ये कह रहा है कि एग्जामिनीज ने अपना फोकस ये रखा कि लीगल है, हाँ जी है, या नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पे जोर रखा, जबकि उनको ये बताना चाहिए था कि क्यों। तो यही बात की हुई है ना। एथिकल बताया है ना, हम फेयर में देखो, हम लोग लीगल में और प्रॉफिटेबल में उसकी इम्प्लीकेशंस बता रहे हैं कि इससे होगा क्या, और जो वो फेयर और राइट वाला है उसमें एथिकली बात को डिस्कस कर रहे हैं, और जो आखिरी वाला है उसमें सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। जी दोबारा बताएं। देखो, जब लॉयर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लो, तो होगा ना लीगल मसला, तभी वो कह रहा है ना। यानी वो बात नहीं होगी जो आप कह रहे हैं, मसला होगा तभी वैसी बात कर रहा होगा। हाँ जी, पढ़ लिया। कोई सवाल एतराज? चलें एक और देख लेते हैं। ऑटम 25, बल्कि ऑटम 25 तो किताब में नहीं होगा, ये ग्रुप में कभी भेजा हुआ है। चले सामने खोल लेता हूँ, ऑटम 25 खोलता हूँ सामने।
ऑटम 25 में ये क्वेश्चन 3 है, ये पढ़ लें, बुक में नहीं है, ये सामने मैंने खोला। ऑटम 25 पढ़ लें। हाँ जी, हम ये हैं और लोगों के टेस्ट कर करके उनको बताते हैं कि तुम्हें फलानी बीमारी है, तुम्हें फलानी बीमारी है। लैब है, तो हमने ना एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और उससे जो कैंसर के केसेस हैं वो डिटेक्ट होंगे एक्सरेज में। इसकी बाहर बहुत डिटेल टेस्टिंग हो चुकी हुई है, यानी ये बहुत हद तक बहुत डिटेल किस्म की हमने इसके टेस्ट कर करके देखे, क्रॉस चेक करके देखा है। तो यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान दोनों ने इस पे ये टेस्ट चेक करके देखा है कि 92% तक ये सही बता रहा होता है। पहले पैराग्राफ में और कुछ पूछना है तो बताएं। अब चूंकि ये अच्छा सॉफ्टवेयर मिल गया तो हम चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान भर के हॉस्पिटल्स में इसको जाके लगाएं और रोल आउट प्लान यानी बस शुरू करो जी, चलो चलो काम शुरू करो। इसके अंदर शामिल है कि हम जितना स्टाफ है जिसने वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग करेंगे और पेशेंट्स को भी समझाएं बुझाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में बताएं कुछ पूछना है। तीसरा पैराग्राफ, स्टाफ की ट्रेनिंग कर दी और अब हमें लग रहा है कि बस ठीक है, आसान सा तो है, एक रिपोर्ट ही तो पढ़नी होती है, बड़ा आसान है। मजीद हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए और पेशेंट्स से बात करना, उनको समझाना, अगर कोई एरर आ जाए तो वो समझाना। तो अगर इस चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा काम शुरू करना लेट हो जाएगा। सिनेरियो की अंग्रेजी में अगर कोई और परेशानी है तो बताएं। अब इसमें टकर मॉडल लगाना है, तो इसमें मसला क्या है जिस पर टकर मॉडल लगाना है? क्या एडिशनल ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है? बस काम शुरू करो, जाने दो। तो प्रॉफिटेबल, अगर हम डिले अब ट्रेनिंग अवॉइड कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल क्यों है? हमारा खर्चा बचेगा, सेल्स जल्दी शुरू होंगी। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा इसलिए नहीं है कि जब एरर ज्यादा आएंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर हुई नहीं है, कस्टमर्स को हमने समझाया नहीं है, तो जो है उसकी बैड रेपुटेशन शुरू हो जाएगी। लीगल पता नहीं, भूल गया मुझे, देखता हूं लीगल में क्या है वैसे। मेरे ख्याल में तो ये इल्लीगल है। हमारा काम है कि हम अच्छा ठीक है, सही है जी। देखें, हमने इसको अच्छी तरह से चेक किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन में भी ये प्रॉपरली टेस्टेड है। तो हम कोई बेकार सॉफ्टवेयर तो ला नहीं रहे, सॉफ्टवेयर तो वो पूरा चेक हुआ है।
तो इसको फौरन लॉन्च कर देने में लीगली कोई मसला नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ठीक है। फेयर क्यों नहीं? क्योंकि पेशेंट्स बेचारे, वो देखो ना, उसको बता दिया कैंसर है तुम्हें, तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो इसलिए फेयर नहीं है। जब एक तो एरर आए तो उनको हैंडल कैसे करना है, लोगों को कैसे संभालना है, स्टाफ उतना ट्रेंड तो हुआ नहीं है अभी, तो ये फेयर नहीं है। अवाम पहले ही बीमार आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो और परेशान होके जाएंगे। तो इसलिए फेयर तो नहीं है ट्रेनिंग ना करना, राइट भी नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इतने सारे ना आ गए, तो हमें फिर जल्दी नहीं करनी चाहिए और प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये पढ़ लें जी। तो उतने में जो 100 लोगों को कैंसर बता बता के मार दिया होगा, उसका क्या? नहीं, लेकिन देखो ना, मसला क्या है कि हमने प्लान किया था कि उनकी अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे और पेशेंट्स की काउंसलिंग का भी हमारा प्लान था। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं, इस पे हम टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही समझ लेंगे, आसान सा तो होता है। अभी क्लास चल रही है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अभी एमसीक्यूज भी करने हैं, एक छोटा सा 2 पैराग्राफ का इसमें टॉपिक है, वो भी करने हैं। नहीं करने तो कल क्लास कर लेते हैं, क्लास कर लें कल 15 मिनट की। हाँ, तो बस ये कर लें। अब इसमें देखें ना, एग्जामिनर का मूड नहीं था तो उसने लॉन्ग टर्म की बात नहीं की, लेकिन होनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबल में शॉर्ट टर्म यस, लेकिन लॉन्ग टर्म नो होना चाहिए। लीगल में उन्होंने लिखा हुआ है कि चूंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिगरसली वैलिडेटेड है, सर्टिफाइड बाय रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो लीगली ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करने में कोई मसला नहीं है। नहीं, देखें, सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च कर दिया, हम कोई गलत सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल्स में ला रहे हैं? नहीं। तो हमारा काम तो सॉफ्टवेयर बेचना है हॉस्पिटल वालों को, तो हमने तो सही सॉफ्टवेयर बेचा है, तो हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे जी। तो ये तो हॉस्पिटल वालों का मसला है ना। नहीं 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 नहीं, हम हैं सॉफ्टवेयर बेचने वाले हॉस्पिटल्स में, और वहां के लोगों को ट्रेन करना था हमने, तो हम तो सही सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं ना। वो तो उन हॉस्पिटल्स का मसला है कि वो सही मुलाजिम क्यों नहीं रख रहे। हमने ना सॉफ्टवेयर बेचना है सारे हॉस्पिटल्स में, और हमारा ये इरादा था कि सारे स्टाफ को अच्छी तरह ट्रेन भी करके जाएंगे और कस्टमर्स की भी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन फिर मैनेजमेंट को लग रहा है कि सॉफ्टवेयर बेचो, जल्दी करो, सेल्स शुरू करो, इतना टाइम ना लगाओ। तो सॉफ्टवेयर बेचने में तो कोई मसला नहीं है, वो तो लीगल है? नहीं, लैब वाले हैं, लेकिन हम सब हॉस्पिटल्स में ये काम खोलना चाह रहे हैं ना, हम सारे रूरल हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के अक्रॉस ये काम करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने इसको सस्टेनेबल कह के लिखा है उसको भी हम सही मान लेंगे, और अगर कोई सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करना चाह रहा था तो इन्वायरमेंट का तो सवाल में हमने कुछ बताया ही नहीं है, तो अगर वो ये भी लिख देता है कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो भी हम सही मान लेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सस्टेनेबल है ना, इसमें एग्जामिनर कभी सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रहा होता है, कभी उसके सस्टेनेबल की बात कर रहा होता है। तो उन्होंने ये सस्टेनेबल का जवाब दे दिया,
और ब्रैकेट में बता दिया कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये भी लिख दिया है ना कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो भी सही है, क्योंकि एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं की कोई। हाँ जी, टकर मॉडल डन। इस पे एक दो सवाल और है पास्ट पेपर में, वो फिर हस्बे तौफीक है। टकर मॉडल डन। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज चैप्टर में देख लें, खत्म कर रहे हैं चैप्टर, जिसने जाना है वो चला जाए, वरना ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एक छोटी सी थ्योरेटिकल चीज है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है, और एक दफा 4 नंबर की पूछी भी गई है, तो वो मेरे अंग्रेजी पता होगी तो आप लिख सकेंगे। इस चैप्टर के आखिर में एक चीज आ रही है, एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स। ये ना एथिकल इश्यू को डील करने की 2 अप्रोचेज हैं। स्टोर्स में चोरी करके गरीबों में खाना बांट देना सही है कि गलत है? हाँ जी, स्टोर्स में चोरी करके गरीबों में बांट देना गलत है, लेकिन इतने सारे गरीब हैं, उनकी भूख मिट रही है? हैं? नहीं नहीं, स्टोर ठीक है ना, वो तो खाने पीने की चीजें बेचता है, बिल्कुल सही है। तो स्टोर से चोरी करके गरीबों को खाना बांट दे, सही है कि गलत है? अच्छा है, अगर मुस्तहिक को दे रहे हैं, अच्छा ये एक लिमिटेड सोच है कि भूख मिट रही है लोगों की, ये उस वक्त का वक्ती डिसीजन है। तो जो ये काम कर रहा होगा उसको लग रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि एंड सही है। चोरी है तो क्या है, एंड तो सही है ना। जबकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि एक तो बहरहाल चोरी है, उसके साथ नाइंसाफी है, जिसका स्टोर है वो चीजें बेचता था, कितने लोगों की मुलाजमत स्टोर से जुड़ी हुई थी। और दूसरा एक और बहुत बड़ा मसला ये होगा कि जब वो जो गरीब हैं वो चोरी का माल ले रहे होंगे, तो उस चोरी के माल से जो उनकी अंदर तरबियत होगी वो भी खराबी होगी। एक और बड़ा मसला ये होगा कि अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, जाके लूटो और खा लो, फिर ना लूट मार फैलेगी, ये खाने की चीजों से और ऊपर तक जाएगी, तो इसलिए सोसाइटी के अंदर गड़बड़ आ जाएगी। तो वो जो चोरी कर रहा है ना, वो एंड देखकर अपनी बात को जस्टिफाइड समझ रहा है। ये है एंड पॉइंट एथिक्स, कि जो एथिकल इशू आ जाए, डिसीजन मेकर ये देखे कि एंड अच्छा है कि नहीं। अगर एंड अच्छा है तो उसको वो एथिकल समझ ले, और अगर एंड अच्छा नहीं है तो अनएथिकल समझे। एक ये अप्रोच है। रूल एथिक ये है कि एथिकल अनएथिकल का फैसला करते हुए लॉज, नॉर्म्स, ड्यूटी, इसको नहीं छोड़ना। ये 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं। इनकी अंग्रेजी आपको एक एक पैराग्राफ की याद हो तो ही लिखने के काबिल होंगे। तो एंड पॉइंट एथिक्स, जिसमें एथिकल इशू के ऊपर डिसीजन मेकर ये कहेगा कि अगर एंड मेरी नीयत चूंकि अच्छी है और एंड रिजल्ट अच्छा निकल रहा है तो सब सही है, ये एंड पॉइंट एथिक्स है। और रूल एथिक्स ये है, ये मैंने पैराग्राफ डिलीट करना था, ये मुझसे मिस हो गया। ये किताब वालों ने कहीं तो कॉपी पेस्ट किया होगा, तो हो सकता है कोई किसी किताब से उठाया और उसमें कुछ चार्ट बना हुआ हो, तो वो चार्ट उन्होंने नहीं उठाया, ये पैराग्राफ उठा लिया, तो ये पैराग्राफ नहीं है, ये काट दे। ये है, ये बुक में भी कहीं से उठा के लिखा होगा, ये लास्ट टाइम भी था, मैंने मिस हो गया, इस बार डिलीट करना। ये कोई चार्ट होगा, वहां से उन्होंने चार्ट उठाना मिस कर दिया होगा और उसका पैराग्राफ छाप दिया होगा, तो इसलिए बस पहला पैराग्राफ। तो एंड पॉइंट एथिक्स, जिसमें डिसीजन मेकर एथिकल इश्यूज का एंड देख के फैसला करेगा सही है कि नहीं, और रूल एथिक्स के नॉर्म्स, लॉज, इसके हिसाब से फैसला होगा। प्रोफेशनल कोड एप्लीकेबल, स्टेटेड पॉलिसीज, यानी रूल्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज को देख के एथिकल अनएथिकल का फैसला होगा। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी का एक 4 नंबर का सवाल भी आया हुआ है।
नहीं अल्लाह भी नहीं यार, बीच में चाय से जाना, ठहर जाओ। रूल एथिक्स ये है कि एथिक्स इश्यूज में कोई हमारा डिसीजन एथिकल है या अनएथिकल है, इस बात का फैसला करते हुए नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, लोकल लॉज, इनको सामने रखना है, इनको नहीं छोड़ देना। स्प्रिंग बाइस स्प्रिंग बाइस में कोई नहीं है। ऑटम बाइस ऑटम 22 में भी कोई नहीं है। स्प्रिंग 23 है जी। ये फाइल, ये तो पास्ट पेपर्स हैं। नहीं बुक में है पास्ट पेपर्स, मैंने एंड पे डाले हुए। एमसीक्यूज मैंने चैप्टर वाइज नहीं तोड़े हुए, मैंने एंड पे अटेम्प्ट वाले एमसीक्यूज डाले हुए, ताकि खुद एमसीक्यू ढूंढे ना कि कौन सा है। स्प्रिंग 23 में भी कोई नहीं है। ऑटम 23 में भी कोई नहीं है। स्प्रिंग 24 हाँ जी, स्प्रिंग 24 पहला। राइट पर्सनल वैल्यूज, राइट में पर्सनल वैल्यूज है। ऑटम 24 में भी नहीं है। स्प्रिंग 25 स्प्रिंग 25 में ये हाँ जी, फेयर सोशल है। और ऑटम 25 ऑटम 25 में नहीं। हाँ जी, एथिकल डिसीजन मेकिंग खत्म। और अरे हाँ, वो होमवर्क वाला सवाल भी तो आपको नहीं समझ आया था। हाँ जी, एथिकल डिसीजन मेकिंग खत्म, और ये एथिकल डिसीजन मेकिंग तक ये मिड टर्म। और अब आप वापस आएंगे 8 दिसंबर को, तो फिर बजटिंग शुरू करते हैं। ये मुश्किल तरीन न्यूमेरिकल चैप्टर है बजटिंग। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।